इन क्लास 10 शुरू करते हैं आज का हमारा क्लास। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर हिस्ट्री में, चैप्टर 3 रिटेलाइजेशंस एंड स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश एम्पायर। इस चैप्टर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस विच हैज़ बीन गिवन। तो द टॉपिक विच इज बीन नॉट कमिंग वी विल डिडक्ट दैट वन and then we will move ahead. Now according to the new revised syllabus, this chapter is containing 7 marks. तो ये चैप्टर्स देखा गया तो फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा कि 7 मार्क्स जो है अच्छा खासा कैरी करता है। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मान लो आप कि 7 मार्क्स जो है अकेले इस चैप्टर से ही 7 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर्स को। इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। The Western countries established colonies in various countries to fulfill their economic objectives. The British East India Company they came to India for the purpose of trading. So वो mainly trade के लिए इंडिया में आए थे। फिर धीरे धीरे they took the control and started ruling also. तो starting में जब वेस्टर्न कंट्री established जो उन्होंने धीरे धीरे उन्होंने कॉलोनीज बनाना शुरू किया जिस एरिया में वो रहते थे, that was been termed as the area in which they were situated. तो उसे कॉलोनीज के नाम से बोलते थे। तो ये नॉट इन इंडिया बट अपार्ट फ्रॉम इंडिया बहुत सारे नेबिंग कंट्रीज में वर्ल्ड में उनका मेन इंटेंशन था तो उनका अपना खुद का इकोनॉमिक जो है उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है। ना लेटर दे एस्टैब्लिश द एम्पायर एट दिस प्लेसेस, और बहुत ऐसे थे कंट्रीज जहाँ पे उन्होंने उस पर अपना कंट्रोल किया था पॉलिटिकली भी, और उन्होंने अपना एम्पायर इस्टेब्लिश किया। British colonial period in India started with the trades, atrocities and exploitations. सेम तरीका यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने इंडिया में भी अपनाया। उन्होंने जब अपनी कॉलोनियल पीरियड शुरू की तो उनकी जो भी तरीके थी जो उनके अपने ओवर बोल लो कि उनके ऊपर अपने ज़्यादा कॉन्फिडेंस थी कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ और जितना भी इनको लूट सकता हूँ, एक्सप्लॉइट कर सकता हूँ, उनका यूज़ कर सकता हूँ। तो इस तरह से उन्होंने इंडिया को यूज़ किया। Right from ancient time, India has a prosperous nations. But before Britishers entered in India, before जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आने से पहले इंडिया जो था एंशियंट टाइम से ही बहुत ही डेवलप्ड कंट्री था, प्रॉस्परस था, बहुत ज़्यादा जो पैसे की कोई कमी नहीं थी। Therefore, along with world's other countries, the Britishers have also been in search of opportunities टू एक्सप्लॉइट इंडिया। तो जिस तरह से इंडिया का जो नेम था, फेम था पूरे वर्ल्ड में, जिनको भी उन इंडिया के बारे में पता था, दे ऑल वांटेड टू कम इन इंडिया ताकि वो इनसे बिजनेस कर सके, ट्रेड कर सके और उन्हें भी फ़ायदा हो। तो जिस तरह से तो ब्रिटिशर्स ने भी इस मौके का वो तलाश थे, वो कर रहे थे ताकि उनको कोई अपॉर्चुनिटीज़ मिले किसके भी थ्रू वो इंडिया में आके वो इंडियन को एक्सप्लॉइट करे, उनका यूज़ किया जाए। The Britishers arrived in India in the form of traders. So when they arrived, जब वो इंडिया पहुँचे तो उनका मेन पहला जो टारगेट था वो ट्रेड था कि हमें ट्रेड करना, बिजनेस करना इनसे। Shortly they transformed from traders into rulers. और धीरे धीरे जब इंडियंस को उन्होंने देखा, उनको जज किया, फिर उनको समझ में आया दैट दे कैन ईजिली रूल इन दिस कंट्री, कि वो आसानी से इंडिया में रूल कर सकते, अपना एम्पायर स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो इसी तरह से ट्रेडेड से वो क्या बन गए, रूलर बन गए। ड्यू टू ब्रिटिशर्स इंडियन सोशल, इकोनॉमिकल एंड कल्चरल सिस्टम सफर्ड अ सिग्निफिकेंट सेट बैक। तो ब्रिटिशर्स के इंटरफेरेंस के कारण हमारी जो सोशल थी, सामाजिक, इकोनॉमिक, मनी मैटर से कल्चर्स जो था इंडिया का टोटली जो था वो एक्सप्लॉइट हुआ है। और किसने किया, ब्रिटिशर्स ने किया। ये छोटा सा टॉपिक है, स्पिरिट ऑफ इंडिपेंडेंस फ्रॉम 1757 टू 1857। ये टॉपिक हम डिस्कस करेंगे क्योंकि इसके बाद वाला जो टॉपिक आएगा स्ट्रगल्स ऑफ द ब्रिटिशर्स अगेंस्ट द मराठा एंड द मैसूर, वो डिडक्ट हो गया है तो उसी से रिलेटेड वाला है। लेकिन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमें अच्छा लगेगा क्योंकि कंटेंट थोड़ा सा बनता है इससे। सो ऑन 23 सितंबर हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं 1757 से, कि जिस तरह से ब्रिटिशर्स ने इंडिया पर रूल करना शुरू किया। व्हाट वाज द फर्स्ट इंटेंशन, उसका क्या था। तो ऑन 23 सितंबर 1600 सम मेजर ब्रिटिश ट्रेडर स्टार्टेड। तो सबसे पहले देखा गया 1600 सी, ठीक है, दैट वाज 17th सेंचुरी
तो यहाँ पर ही 23 सितंबर में जो व्यापारी थे, जो बिजनेसमैन थे, ट्रेडर्स जो थे ब्रिटिशर्स के, जो बहुत ज़्यादा माने तो थे, सबसे पहले द गवर्नर्स एंड कंपनीज ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग, ये ईस्ट इंडिया कंपनी में ये जॉइंट वेंचर्स में मिलके काम करते थे, और इसका इनका नाम मिला था ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये दोनों मिलके इन्होंने एक कंपनी खोली थी मर्ज करके, और उनका नाम रखा था ईस्ट इंडिया कंपनी। ऑन 31 दिसंबर 1600 सी में ब्रिटिश क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ग्रांटेड अ चार्टर्स टू दिस कंपनी। तो इन्होंने इंडिया में आना है और उनको बिजनेस करना है इंडियन से, तो दे हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो उनकी जो गवर्नमेंट थी ब्रिटिशर्स, क्वीन जो थी एलिजाबेथ फर्स्ट, उन्होंने उनको ग्रांट किया चार्टर, दैट वाज उनको परमिशन लेटर जो होती है इशू किया जाता है कंपनी को, ताकि वो इंडिया में आके ट्रेड कर सकते विद द ईस्ट। तो दोनों उनको ये इजीली अवेलेबल मिल गया। नाउ इन 1612 द ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश्ड इट्स फर्स्ट परमानेंट ट्रेडिंग हब इन सूरत, और उसके बाद उन्होंने सबसे पहला परमानेंट ट्रेडिंग हब जो बनाया, सबसे पहला सेंटर उन्होंने चूज़ किया सूरत। दैट वाज अ कोस्टल एरिया, क्योंकि वो वहाँ से आएंगे तो गुजरात ये एरिया हो गया। तो इस तरह से इस एरिया में इजीली, तो यहाँ पे क्या है, अरेबियन सी कोस्ट नियर द कोस्ट, तो इसीलिए उन्होंने सबसे पहला जो उन्होंने अपना सेंटर चूज़ किया वो सूरत। उसके बाद मद्रास, देन दैट वाज इन 1604 में इट बिल्ड फोर्ट सेंट जॉर्ज, उन्होंने फिर फोर्ट भी बनाया ताकि वो इजीली वहाँ पे रह सके, बिकॉज जो इंडियंस थे उनके लिए वो नया कंट्री था। फिर उन लोगों से उनके जो थे थोड़ा सा डर लगता था कि पता नहीं पीपल्स कैसे हैं, तो अपने आप को सेव करने के लिए, ताकि उन्होंने बाहर के लोगों से मिल ना सके और अपने ही घर पे रह सके, दैट वाज दे फॉर दैट पर्पस उन्होंने फोर्ट जो है स्टैब्लिश बनाया। और फोर्ट के बाद सब कुछ अवेलेबल, तो धीरे धीरे दे केम टू नो। तो इसी तरह से इन्होंने अपना एक तो बैरियर बना लिया, सोच लो, इंडियन से, ताकि वह दूरी बना के रखे। 1717 में इन्होंने फरमान, दैट वाज अगेन अ परमिशन लेटर फ्रॉम मुगल्स, फरमान जो मुगल्स से उन्होंने परमिशन ले ली। जैसे सबसे पहले तो उन्होंने अपने क्वीन से लिया था एलिजाबेथ कि वो इंडिया में आएंगे। अब इंडिया में जो परमिशन मिलेगा तब वो इंडियन से बिजनेस करेंगे। तो उस समय जो मुगल्स एम्परर थे वहाँ पर, तो फारूक शियार वॉज दैट ऑन दैट टाइम, तो उन्होंने फारूक शियार से फरमान ऑब्टेन कर ली, और उनके बदले उनको क्या मिला, दैट द लैंड ऑफ ओनरशिप ऑफ 38 विलेजेस, उनको मिला कि 38 विलेजेस जो था कि वो वहाँ पे उसमें उनको उसके लिए फरमान दे दिया गया कि लैंड ओनरशिप, कि आप ये जो है इस पे आप इनके मालिक बन जाओ, आप उसमें जो चाहे बिजनेस करना चाहे जो भी कर सकते हो। उसके बदले वो मुगल्स को क्या देंगे, स्मॉल ग्रांट ऑफ 3000 रुपीज़। तो ये था कि वो 3000 रुपीज़ उनको एक्सचेंज में देंगे। द एम्परर मेड द कंपनीज गो ड्यूटी फ्री, और साथ साथ इतना ही नहीं, 3000 के साथ साथ उन्होंने जो भी सामान होगा वो ड्यूटी फ्री होगा, मतलब उनसे टैक्स नहीं लेंगे, कोई टोल टैक्स नहीं होगा कि वो क्रॉस इंडिया में आएंगे तो भी इस तरह से इंडिया में रह के ईजिली वो फ्री, मतलब कोई भी बर्डन नहीं है टैक्स का, तो इससे वो फ्री हो गए। तो ये सारा किसने दिया, इससे ये हो गया कि ब्रिटिशर्स को पूरा का पूरा राइट जो था, एक सोल जो थी, सोल होल एंड सोल पावर मिल गया कि वो इंडिया में अब इजीली ट्रेडिंग जो है ईजिली कर सकते विदाउट एनी हेजिटेशन, कोई भी प्रॉब्लम्स अलाउ नहीं होगा, क्योंकि उन्हें फरमान ग्रांट हो दिया। इसके पहले प्रॉब्लम होती थी, जब भी कोई प्रॉब्लम होती थी, इनके मुगल्स के जो सोल्जर्स होते थे उनको अरेस्ट करके ले जाते थे, तो अब इनके बाद से उनको वो प्रॉब्लम ख़त्म हो गई। सो ही अलाउड द ब्रिटिशर्स टू इशू दस्तक, दैट वाज अ स्पेशल लेटर ऑफ अप्रूवल, कि ये लोग, इनको परमिशन मिल गया है, वो यहाँ पे ईजिली ट्रेड कर सकते हैं। सो द कंपनी, उसके बाद जब इनको ईजिली जब ये फरमान मिल गया था, देन कंपनी पेड मोर अटेंशन फ्रॉम बंगाल, कि अब जो है बंगाल पे ज़्यादा अटेंशन देना है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले पॉलिटिकली देखा जाए तो पॉलिटिकली कंट्रोल कौन सा एरिया किया था, बंगाल किया था। सो बिफोर 1757 द ब्रिटिशर्स डिफीटेड अदर यूरोपियन कंपनीज एंड एस्टैब्लिश देयर सुप्रीमेसी। तो 1757 से पहले ब्रिटिशर्स, क्योंकि ब्रिटिशर्स यूरोपियन कंपनी सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं आई थी,
और बहुत सारे लोग आए थे, जैसे फ्रेंच आए थे तो उन्होंने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से अपना रखा था। फिर पोर्चुगीज आए थे, उन्होंने अपना नाम रखा था। डच आए थे, उन्होंने डच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से रखा था। तो ब्रिटिशर्स को इनसे भी लड़ना पड़ा था सो दैट दे कैन अलोन, कि अकेले इंडिया पे रह के वो बिजनेस कर सके। मोनोपोली जो है उन्हीं का रहे। तो इसी तरह से सबसे पहले इन्होंने अपने यूरोपियन कंपनीज को डिफीट किया, उसको उनके साथ जो भी था एक ट्रीटी बनाई कि पोर्चुगीज जो थे डच लास्ट में, ताकि उनको थोड़ा सा एरिया दे दी जाए, वो थोड़ा एरिया में जो भी अपनी बिजनेस कर सकते हैं। और धीरे धीरे उन्होंने अपना सुप्रीम कि इन सभी में से जो भी कंपनी आई, इन सभी में से जो पावरफुल निकले वो कौन था? ईस्ट इंडिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। After obtaining फरमान from the Mughals, East India Company increases its interference in Bengal. तो इनको जब एक बार फरमान मिल गया तो इनको अब ये था कि अब उन्हें लीगली परमिशन हो गया है, तो इन्होंने अपना इंटरफेरेंस जो था, दखल अंदाज़े बंगाल्स के अंदर शुरुआत कर दी, उन पे इंटरफेरेंस करना। नवाब ऑफ बंगाल अलीवर्दी खान डाइड ऑन 10 अप्रैल 1756। तो वहाँ के जो नवाब थे बंगाल के, अलीवर्दी खान, इनके डेथ के बाद हिज सक्सेसर जो थे सिराजुद्दौला, हु वाज द सन ऑफ हिज यंगर डॉटर। तो ये जो थे उनकी डॉटर जो थी उनके बेटे थे। तो यंगर डॉटर जो छोटी बेटी थी उनके ये बेटे थे। देन बिकम द नवाब, तो ये बन के नवाब। ऑन द अदर हैंड शौकत जंग द गवर्नर ऑफ पूर्णिया, तो इसके अलावा तो सिराजुद्दौला इनको सक्सेसर बना दिया गया। लेकिन उसके साथ साथ दूसरे साइड में भी कोई थे जिनका इंटेंशन था। तो शौकत जंग द गवर्नर ऑफ पूर्णिया ऑल्सो विश टू बिकम द नवाब, इनकी भी इच्छा थी कि वो नवाब बने। और इस इंटेंशन को ब्रिटिशर्स ने ईजिली उनको महसूस कर लिया कि अब ये जो है ईजिली इनको यूज़ किया जा सकता है। सो ब्रिटिशर्स टुक बेनिफिट ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट, और ब्रिटिशर्स ने इनका फ़ायदा उठाया एंड स्टार्टेड प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन टू दोज हु वे अपोजिंग द नवाब। तो मतलब शौकत जंग को इन्होंने सपोर्ट किया, किसने? ब्रिटिशर्स ने। तो और भी लोगों को सपोर्ट किया ब्रिटिशर्स ने, जिसने भी सिराजुद्दौला के खिलाफ आवाज़ उठाई। नाउ द नवाब, सेवरल डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग फाइनेंशियल इश्यूज अरोज बिटवीन द नवाब एंड द ब्रिटिशर्स। बाद में धीरे धीरे देखा गया फाइनेंशियल इश्यूज भी शुरुआत हो गई नवाब के बीच में एंड ब्रिटिशर्स के बीच में। ऐसा कंसिक्वेंस, तो जिसके बाद अब जो थी, क्योंकि उन्होंने फरमान दिया था, उनको साथ साथ उन्होंने कुछ गांव के साथ 3000 पर मंथ जो था उनका वो देने के बाद किया था। लेकिन इस तरह से कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के कारण ब्रिटिशर्स और नवाब के बीच में जो था बहुत ज़्यादा टेंशन जो थी क्रिएट होने लगी। तो जिसके कारण कहा जाता द बैटल ऑफ प्लासी टुक प्लेस ऑन 23 जून 1757। अपार्ट फ्रॉम ये तो एक रीजन है, इसके अलावा और भी रीजंस थे। तो इसके कारण बैटल ऑफ प्लासी जो है वन ऑफ द रीजंस के कारण ये took place. That was in the year 1757 on 23rd June. Now, in this, the British emerged victorious and the Nawab was killed. इस Battle of Plassey में ब्रिटिशर्स जो थे वो उनको जीत हासिल मिली, और जो नवाब थे was killed. The Britishers appointed मीर जाफर as the Nawab of Bengal. तो नवाब के मरने के बाद ब्रिटिशर्स ने जस्ट अपने इंटेंशंस को क्लियर करने के लिए लोगों को उन्होंने एक नया नवाब अपॉइंट किया, मीर जाफर, नवाब ऑफ बंगाल, बाय विच ब्रिटिशर्स सोवेरेनिटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन बंगाल। और जिसके बाद ब्रिटिशर्स ने टोटली देखा गया रूल जो था डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्टली इन्होंने बंगाल में शुरू कर दी। उसके बाद इन 1760 व्हेन मीर जाफर बिकम unable in fulfilling his financial obligations toward the British, the Britishers appointed Mir Qasim as a Nawab of Bengal. जब मीर जाफर को समझ में आने लगा कि जो है ही इज जस्ट अ पपेट, कि ये जस्ट एक पपेट बन के रह गया है ना, ये एक जस्ट पपेट बन के रह गया, क्योंकि जो भी काम है वो ब्रिटिशर्स कर रहे हैं और इनको सिर्फ नाम दिया गया है, और फाइनेंशियली सारा जो प्रॉफिट है वो ब्रिटिशर्स ले रहे हैं। तो धीरे धीरे ये भी थोड़े से अब जब उनको समझ में नहीं लगा, तो ब्रिटिशर्स ऑल्सो दैट उन्होंने अपने लिए भी फाइनेंशियली थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग अपने आप को करने की कोशिश की। तो लेकिन ब्रिटिशर्स जो थे
उनको लगा कि उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होने लग रही है, तो ब्रिटिशर्स ने उसको रिमूव किया और किसी और को बना दिया, अपॉइंट किया मीर कासिम को एज अ नवाब ऑफ बंगाल। तो उन्होंने मीर जाफ़र को हटा के मीर कासिम को बना दिया। आफ्टर बिकमिंग द नवाब, मीर कासिम मेड एफर्ट्स फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इन बंगाल। मीर कासिम जब ये नवाब बने तो उन्होंने सोचा कि थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव को थोड़ा सा इम्प्रूव किया जाए, बंगाल्स के अंदर थोड़ा अच्छा किया जाए। बट ही वॉज अनेबल टू डू सो ड्यू टू करप्शंस एंड ब्रिटिश इंटरफेरेंस। तो लेकिन इन्होंने भी जो कोशिश की कि थोड़ा सा और अच्छा मॉडिफाई करके थोड़ा सा अच्छा रूल किया जाए, लेकिन ये भी नहीं कर पाए क्योंकि वो ऑलरेडी करप्शन थे ही। और ब्रिटिशर्स जो इंटरफेरेंस करे थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स भी नहीं चाहते थे कि ज़्यादा ये इंटरफेरेंस करे, ही विल बी जस्ट अ पपेट, क्योंकि वो चाहते थे कि ब्रिटिशर्स की बात माने और इससे ज़्यादा कुछ ना करें, तो इसीलिए वो भी उतना कुछ नहीं कर पाए। डिस्प्यूट्स related to financial issues and several facilities began to rise between the Nawab and the Britishers. इसके साथ साथ सेम कंडीशंस हुआ कि इनके बीच में डिस्प्यूट्स नवाब एंड ब्रिटिशर्स के बीच में शुरुआत होने लगी, फाइनेंशियल इश्यूज होने लगा और बहुत कुछ फैसिलिटीज़ जो था शुरू में बोला था मिलेगा, वो धीरे धीरे जो था जिसके कारण उनके बीच में जो टेंशन होती वापस ब्रिटिशर्स एंड नवाब के बीच में टेंशन क्रिएट होने लगी अगेन। उसके कारण एज अ रिजल्ट द बैटल ऑफ बक्सर टुक प्लेस। तो पहले तो पलासी हुआ सिराजुद्दौला के साथ, अब ये दूसरा हो गया बैटल ऑफ बक्सर। अगेन इट वॉज टुक प्लेस इन द 22 अक्टूबर 1764 में हुआ, इन विच द नवाब वॉज डिफीटेड। इसमें वापस से जो नवाब थे कासिम ये डिफीट हुए एंड द ब्रिटिशर्स इमर्ज्ड एज विक्टोरियस। इसमें भी जो था ब्रिटिशर्स विक्ट्री उनको मिली और नवाब हार गए। दिस बैटल प्रूव टू बी वेरी डेडली फॉर द इंडियन। और ये बैटल एक सचमुच एक बहुत बड़ा ब्लो था इंडियंस के लिए, एक बहुत ही डेडली था, क्योंकि ये था उसका बिगनिंग, दैट वाज द रूट। इन्होंने ब्रिटिशर्स ने अपना रूट जो था स्ट्रॉन्ग कर लिया बंगाल के अंदर। आफ्टर दिस बैटल द ब्रिटिश गॉट द रेवेन्यू राइट ऑफ बंगाल। और उसके बाद पूरा का पूरा रेवेन्यू राइट, स्टार्टिंग में तो उनको फरमान में 30 दैट वाज अ स्मॉल एरिया जो था उनको गांव दिया गया था, वो सिर्फ कितना था, दैट वाज 38 विलेजेस, वो 38 विलेजेस मिला था उनको। लेकिन अब तो पूरा का पूरा उनको बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, दैट वाज एंटायर पूरा का पूरा बंगाल उनको मिल गया, जहाँ पे वो रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं एंड ही कैन ईजिली रूल, पॉलिटिकली कंट्रोल इनके अंदर आ गया। सो दैट वॉज द सेटबैक और ये इंडियंस के लिए बहुत बुरा था। एज अ रिजल्ट इंडियन ट्रेड एंड इंडस्ट्री सफर्ड अ सेटबैक ऑल्सो। और इसके कारण इंडियन जो ट्रेड थे, ट्रेडर्स जो थे और जो इंडियन इंडस्ट्री थी उन्हें भी बहुत ज़्यादा चोट पहुंचा, एक्सप्लॉइट हुआ, डिस्ट्रॉय, मतलब टोटली जो इंडस्ट्री थी इंडियंस की वो टोटली डिस्ट्रॉयड हो गई। ठीक है, अब इसके बाद जो टॉपिक है हमारा दैट वाज द स्ट्रगल ऑफ द ब्रिटिश अगेंस्ट द मराठा एंड मैसूर। ये टॉपिक जो है बेटा ये डिडक्ट हो गया, ये टॉपिक नहीं आएगा हमारा, ठीक है, क्योंकि जो मैंने आप लोगों को सेंड किया था पिक्चर्स, आप एक बार पिक्चर्स चेक कर लेना, फोटोज जो थी ग्रुप में, तो ये टॉपिक जो है डिडक्ट हो गया, ये नहीं आएगा। मराठा मैसूर वाला ये टॉपिक नहीं आएगा, मराठा मैसूर, फिर उसके बाद एंग्लो सिख वाला नहीं आएगा, तो ये हो गया फर्स्ट एंग्लो मराठा, ये टॉपिक जो है ये रिमूव कर दिया गया। मैसूर वाला भी रिमूव कर दिया गया। उसके बाद पंजाब दैट वाज सिख, जो रिवॉल्ट एंग्लो सिख जो था वॉर, ये भी रिमूव कर दिया गया, एंग्लो सिख वॉर वाला। फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल्स ये टॉपिक हमारा है जो डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो ये टॉपिक जो है डिस्कस करने के लिए हमारा ये डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो हम लोग का नेक्स्ट क्लास में ये हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रीडम, क्योंकि ये रिमूव नहीं हुआ है, फ्रीडम स्ट्रगल्स ऑफ 1857। तो ये टॉपिक जो है आप मोस्टली देखो क्लास 8 में आपने डिस्कस किया था, हम लोगों ने ये चैप्टर था द स्ट्रगल ऑफ 1857। फिर क्लास 9 में भी एक चैप्टर था जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था 1857, उसमें थोड़ा सा था। इसमें भी मेनली जो हमने 8th में और 9 में पढ़ा था, मेन रीज़न होता है रीजंस हमने पढ़ा था, तो ये रीजंस आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इसमें अभी रीजंस नहीं है,
लेकिन रीजंस आपको पूछा जाएगा एग्जाम्स में। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि ये चैप्टर अभी कैरी करता है 7 मार्क्स, तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हो जाएगा क्योंकि अकेले एक चैप्टर्स में 7 मार्क्स है। तो देखो यहाँ पे जो रीजंस ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल्स है ना, ये सिर्फ टॉपिक लिखा हुआ है। इकोनॉमिक, उसके एंसेशंस दैट वाज पॉलिटिकल, ये इकोनॉमिक के साथ ही पॉलिटिकल होगा ये टॉपिक। एनेक्सेशन पॉलिसी ऑफ लॉर्ड डलहौजी, दैट वाज, ये पॉलिटिकल पॉलिसी हो गया। इकोनॉमिक, ये पॉलिटिकल हो गया। ब्रिटिश पॉलिसीज, सोशल्स एंड रिलीजियस, ये सिर्फ नाम दिया है। तो ये आपको डिस्कस के साथ थोड़ा सा उसके बारे में बताना पड़ेगा, जो आपने 8 और 9 में डिस्कस किया हुआ है उसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये टॉपिक जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे दैट वाज फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857। ठीक है, थैंक यू।